SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाठ 13, जिसका नाम है महाश्वेता देवी। भारत के अनेक राज्यों में आदिवासी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। महाश्वेता देवी ने आदिवासियों के बीच रहकर उनकी संस्कृति, उनकी समस्याओं को देखा समझा है। वे उनके हितों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने रचनाओं के माध्यम से उनकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। बंगला भाषा की सुविख्यात लेखिका महाश्वेता देवी भारत की उन गिनी चुनी प्रतिभाओं में से एक हैं, जिन्होंने साहित्य के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने तथा दलित तबकों, विशेषकर आदिवासियों की समस्याओं को अपने लेखन का विषय बनाने वालों में महाश्वेता जी का नाम अग्रण्य है। इनका अधिकांश जीवन साहित्य, आदिवासियों और शोषित लोगों के इर्द गिर्द ही बीता है और आज भी 83 वर्ष की अवस्था में वे उतने ही उत्साह और लगन से साहित्य तथा समाज सेवा में लगी हुई हैं। महाश्वेता देवी जी का जन्म 1926 में ढाका के एक सभ्य सुसंस्कृत बुद्धिजीवी परिवार में हुआ। इनके पिता मनीष घटक एक जाने माने कवि और उपन्यासकार थे और सक्रिय रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़े थे। इनकी माता धात्री देवी भी एक लेखिका तथा समाज सेविका थी। इनके चाचा ऋत्विक घटक एक जाने माने फिल्मकार थे, जिनकी फिल्मों को केवल देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रशंसा मिली। इनके एक मामा सचिन चौधरी अंग्रेजी की प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वकीली के संस्थापक और संपादक थे। इनके एक दूसरे मामा सूखे चौधरी बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। स्पष्ट है कि महाश्वेता देवी को कला और साहित्य के गुण और समाज के प्रति लगाव की भावना अपने परिवार से ही विरासत के रूप में मिली है। महाश्वेता देवी जी की प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई। भारत विभाजन के पश्चात वे पश्चिम बंगाल चली आई। इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्व भारती विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। 40 के दशक में महाश्वेता देवी ने बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता बीजन भट्टाचार्य से विवाह कर लिया। इनकी एकमात्र संतान नवारुण भट्टाचार्य भी माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। सन 1964 में महाश्वेता जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विजयगढ़ कॉलेज में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। उन दिनों विजयगढ़ कॉलेज कामकाजी महिला छात्राओं की संस्था माना जाता था। साथ ही वे पत्रकारिता और लेखन के कार्य में जुट गईं। उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। इस जीवनी परक उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही उनकी गिनती साहित्यकारों में आदर के साथ की जाने लगी। इस प्रश्न के उत्तर में कि उन्होंने पहला उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई पर ही क्यों लिखा, वे कहती हैं, लक्ष्मीबाई का जीवन और आचरण धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ 22 वर्ष की इस विधवा ने जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई, उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उन्होंने यह उपन्यास बड़ी छानबीन और शोध के बाद लिखा था। मैं डाकू मान सिंह से भी मिली। मेरा मानना है कि आप यदि सच्चे मन से कहीं जाए या कुछ करे तो आपको किसी तरह का डर नहीं है। तब से आज तक महाश्वेता देवी के 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, एक नाटक संकलन और लगभग 1 दर्जन बाल पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। महाश्वेता देवी जी ने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनका बहुत सा साहित्य अभी अप्रकाशित भी है। इनकी रचनाओं का अनुवाद भारत की विभिन्न भाषाओं में हो चुका है। हिंदी में भी उनकी अधिकांश रचनाओं का अनुवाद हुआ है।
वे हिंदी को बड़े आदर की दृष्टि से देखती हैं। वे कहती हैं, हिंदी में मेरी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित ना होते तो मैं अखिल भारतीय प्रतिष्ठा ना पाती, सिर्फ बंगला में सीमित होकर रह जाती। महाश्वेता देवी जी की रचनाओं में हजार चुराशिर माँ, नटी, अक्लांत कौरव, सूरज गगराई, अग्निगर्भा, सुभग वसंती, सिधु कानू की पुकार, चोटी मुंडा और उसकी तीर आदि प्रमुख हैं। हजार चुराशिर माँ को सैकड़ों बार नाटक के रूप में खेला जा चुका है और इस पर एक फिल्म भी बनी है। इस उपन्यास में महाश्वेता जी ने एक माँ के मन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। अक्लांत कौरव शब्द प्रयोग के संबंध में वे कहती हैं, देखिए, पुराणों और मिथकों की जो कहानियां हैं उनमें मेरी सहानुभूति उनके साथ रही है और जो हार गए, कौरव भी हार गए थे मगर थके नहीं थे। अक्लांत कौरव शब्द युगम कौरवों के इस अनथक संघर्ष को व्यक्त करता है। सन 1974 में उन्हें एक उपन्यास अर्णयर अधिकार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुस्तक में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है, जिसका नायक बिरसा मुंडा है। इस प्रश्न के उत्तर में कि उन्होंने आदिवासियों की समस्या पर कब लिखना प्रारंभ किया, वे कहती हैं, अर्णयर अधिकार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर मेरे पास आदिवासियों के ढेरों पत्र आए। उन्होंने लिखा कि मैंने उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, उनके साथ इतिहास में जो अत्याचार हुआ है उसको वाणी दी है। पहली बार मुख्य धारा को आदिवासी वीरों और क्रांतिकारियों के बारे में जानने को मिला है। इससे वे गर्व महसूस करते हैं। इसके बाद तो सब कुछ आसान हो गया। वे मुझ तक आए और मैं उन तक पहुंची। मेरा आदिवासियों की समस्याओं पर लिखना बढ़ गया। महाश्वेता जी बताती हैं, मैंने आदिवासी इलाकों का दौरा किया, उन्हें नजदीक से देखा, विशेषकर बिहार के फ्लामू जिले को। भारत में जितनी भी तरह के शोषण है वहां है, चाहे आदिवासियों के साथ अन्याय हो, जंगल के विनाश की समस्या हो या बंधुआ मजदूरी हो। मैं जब लिखती हूँ तो मुझे यह लगता है कि मैं स्वयं नहीं बल्कि आदिवासी मेरे माध्यम से लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, लिखने वाले की सबसे बड़ी कला ही ये है कि उसका लेख जब कोई पढ़े तो ऐसा लगे कि जिसके बारे में वो लेख लिखा गया है वो इंसान खुद अपनी जुबानी वो लेख लिख के गया है। तो ऐसा ही कुछ महाश्वेता जी अपने लेख में बता रही हैं कि जब मैं लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, आदिवासी खुद लिख रहे हैं। पीड़ित आदिवासियों के साथ महाश्वेता जी का संबंध केवल लेखन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे आदिवासियों को शिक्षित करने, हस्तकला सिखाने तथा स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण देने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक आदिवासी कल्याण केंद्र भी चलाती हैं। लोढ़ा और शबर आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार की औद्योगिक क्रांति लेखक तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि हड़प कर उसे उद्योगपतियों के औने पौने दामों में बेच दिया है। आदिवासी समस्याओं के साथ साथ महाश्वेता जी ने अपनी रचनाओं में नारी की पीड़ा को भी अभिव्यक्ति दी है। क्या वे स्वयं को नारीवादी लेखिका मानती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वे कहती हैं, मैं नारीवादी लेखिका नहीं हूँ, मैं वर्ग विभाजित समाज की विषमताओं को दिखाने वाली लेखिका हूँ। नारी की समस्याएं सिर्फ नारी की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। इनके उपन्यासों में मानव अधिकारों के हनन, पुलिस, सामंत और पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धन और पीड़ितों के उत्पीड़न और भारतीय जेलों में होने वाले अत्याचारों आदि का भी उतना ही प्रभावशाली और मार्मिक चित्रण हुआ है। महाश्वेता देवी बड़ी ही सरल, साधारण और आडंबरहीन जीवन जीती हैं। उनके कोलकाता के 2 कमरों के आवास में चारों ओर पुस्तकें और कागज ही दिखाई देते हैं। यह पूछे जाने पर कि इतनी व्यस्त और सक्रिय सामाजिक दिनचर्या में से वे पढ़ने लिखने के लिए समय कहाँ से पाती हैं, तो वे कहती हैं, पढ़ने का अधिक समय नहीं मिल पाता। मैंने मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़ा है, अच्छा लगा। मलयालम के उपन्यासकार आनंद की रचनाएं पढ़ी हैं।
लेकिन जहां तक लिखने का प्रश्न है, बाहर के कामों को लेकर कितनी भी भागदौड़ क्यों ना करूं, लिखने का समय निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि उनकी रुचि है लिखना। रचना जैसे मेरे सिर पर सवार हो जाती है। मेरे पात्र बार बार मेरी अंतरात्मा में आ खड़े होते हैं और पूछते हैं, दीदी हमें भुला दिया क्या? महाश्वेता देवी अपनी लेखनी और करनी दोनों से पूर्णतः देश को समर्पित हैं। 1996 में उन्हें साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1887 में उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक लेखन में उत्कृष्टता के लिए एशिया में दिया जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया। दोनों ही पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि इन्होंने सहर्षि आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली संस्था को भेंट कर दी। भारत सरकार ने 1986 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2006 के फ्रैंकफर्ट में आयोजित पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर महाश्वेता जी के भावपूर्ण भाषण से दर्शकों का हृदय विचलित हो उठा। अपने भाषण में राज कपूर के चर्चित गीत की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, वास्तव में आज समय है जब मेरा जूता जापानी है, पतलून इंग्लिस्तानी है, सिर पर लाल टोपी रूसी है, फिर भी दिल हिंदुस्तानी है। मेरा देश गौरव में सुंदर, गर्म, आर्द्र, सर्द, रेतीला, चमचमाता भारत देश। तो बच्चों, ये थी महाश्वेता जी की जीवनी, उन्हीं की जवानी। आइए अब उन्हीं की जुबानी। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। सुविख्यात यानी प्रसिद्ध, अग्रण्य यानी पहले गिना जाने वाला, बुद्धिजीवी यानी जो बुद्धि द्वारा जीविका चलाता है, मार्मिक यानी मर्म को छूने वाला, विषमताएं यानी असमानताएं, धर्मनिरपेक्षता यानी किसी एक धर्म को अधिक महत्व ना देना, समर्पित यानी न्यौछावर। तो बच्चों, यहाँ पर आपका आज का पाठ समाप्त होता है। अब आप दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। आज की कक्षा में हम सीखेंगे इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।